जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2022 में यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दिया तो उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका तथाकथित विशेष सैन्य अभियान सफल होगा। ये समझना आसान है कि क्यों। पुतिन के पास बड़ी सेना, मजबूत अर्थव्यवस्था और सैनिकों व सैन्य उपकरणों की भरपूर आपूर्ति थी। फिर भी जैसे जैसे युद्ध साल दर साल चलता रहा, क्रेमलिन के संसाधन कम होने लगे। टैंक और पैदल सेना वाहन नष्ट हुए, बेड़े सिमट गई, रक्षा कमजोर पड़ गई और अब आखिरकार पुतिन के पास शायद सबसे महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन यानी लोग भी खत्म हो रहे हैं। और बिना उन लोगों के जो हेलमेट पहनने, अपने जूते कसने और डरावने मोर्चे पर मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार हों, जो मातृभूमि की शान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे, रूस के पास ये युद्ध जीतने का कोई मौका नहीं है। पुतिन ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। युद्ध शुरू होने पर रूस के पास लगभग 9 लाख सक्रिय सैनिकों और लाखों अर्धसैनिक रिजर्व बल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। इसके विपरीत यूक्रेन सेना में 2 लाख से कम सैनिक थे। ऐतिहासिक रुझान दिखाते हैं कि आक्रमणकारी सेनाओं को आमतौर पर रक्षकों की तुलना में अधिक हताहतों का सामना करना पड़ता है, कई कारणों से। इसलिए रूस के कमांडरों ने शायद कुछ हद तक नुकसान की उम्मीद की होगी, लेकिन वे शायद ही अपनी सेना के सामने आने वाले हताहतों के इतने बड़े पैमाने की कल्पना कर सकते थे। जैसे जैसे यूक्रेन ने सभी बाधाओं को चुनौती दी और असाधारण दृढ़ता दिखाई, रूस के नुकसान बढ़ने लगे। युद्ध की शुरुआत में क्रेमलिन को हर महीने हजारों हताहत झेलने पड़े। 2023 में यह आंकड़ा करीब 15 से 20 हजार तक हो गया था। 2024 में यह आंकड़ा 30,000 पार कर साल के अंत में कुछ समय के लिए 40,000 से ऊपर गया। 2025 में भी इसी तरह की विनाशकारी हानियां देखी गई, औसतन हर महीने लगभग 30,000, और यह सिलसिला 2026 तक जारी है। इस आंकड़े को समझने के लिए सोवियत अफगान युद्ध के दौरान, जो 1979 से 1989 तक चला, सोवियत संघ ने लगभग एक दशक में कुल 15 से 20 हजार सैनिक खोए थे। अब रूस हर महीने इससे भी ज्यादा सैनिक खो रहा है। कुल मिलाकर अनुमान है कि रूस को 13 लाख से ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ा है, जिसमें लगभग 5 लाख मारे गए हैं और लगभग 1 मिलियन और घायल हुए हैं। ये आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और सोवियत की सभी युद्धों की कुल हानि से 5 गुना ज्यादा है, जिसमें अफगान और दोनों चेचन युद्ध भी शामिल हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस ने किसी भी बड़ी ताकत से ज्यादा नुकसान झेला है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि पुतिन और उनके क्रेमलिन के करीबी लोगों ने इन बड़े नुकसानों को संघर्ष के शुरुआती वर्षों में भी सहनीय माना। दसियों हजार रूसी सैनिकों की लाशें शव बैगों में घर भेजी जा रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे फर्क नहीं पड़ा कि भाई, बेटे, पति और पिता बड़ी संख्या में मारे या घायल हो रहे थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सेना अब भी आगे बढ़ रही थी, भले ही ज्यादातर इलाकों में बहुत धीरे धीरे, और हमेशा और नए रंगरूट तैयार और इंतजार कर रहे थे ताकि सेना की कमी पूरी कर सकें। असल में रूसी सेना ने युद्ध के शुरुआती वर्षों में और भी बड़ी हो गई। इसका श्रेय 2022 में आंशिक लामबंदी और उसके बाद के वर्षों में भर्ती में भारी निवेश को जाता है। देश भर के अनगिनत सक्षम पुरुषों ने यूक्रेन में लड़ने के लिए स्वेच्छा से नाम लिखवाया। अधिकांश लोगों को यह विश्वास दिलाया गया था कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा या फिर उन्हें बस कुछ ही महीनों तक सेवा करनी होगी, उसके बाद वे अपना सामान पैक करके घर लौट जाएंगे। कई लोगों को यह सोचने के लिए बहकाया गया था कि वे आसान पैसे कमा सकते हैं, सिर्फ नाम लिखवाएं, मोर्चे से दूर अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर सेवा करें और घर लौटकर मेहनत का फल लें। कुछ लोगों को इस बीच ब्लैकमेल किया गया या मजबूर करके भर्ती करवाया गया, जिसमें रूसी भर्ती करने वालों ने बहुत ही घटिया तरीके अपनाए, जैसे कि जातीय अल्पसंख्यकों पर दबाव डालना, और अगर वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार करें तो उन्हें निर्वासन की धमकी देना। तरीके मायने नहीं रखते थे। जब तक सेना में पर्याप्त नए सैनिक भर्ती हो रहे थे ताकि उसके हताहतों की भरपाई हो सके, तब तक क्रेमलिन की युद्ध मशीन यूक्रेन पर अपना बेरोक-टोक हमला जारी रख सकती थी, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। यहां तक कि एक ऐसे देश में भी जिसकी आबादी
14 करोड़ से ज्यादा है, वहां भी सीमित संख्या में ही ऐसे सक्षम लोग हैं जो वास्तव में लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे वही लोग यह समझने लगे कि अगर वे भर्ती होते हैं तो वे शायद अपनी ही मौत के फरमान पर दस्तखत कर रहे होंगे। इसलिए भर्ती और मुश्किल हो गई। रूस और ज्यादा हताश हुआ। यह सिर्फ ब्लैकमेल तक सीमित नहीं रहा। बलात्कारियों और हत्यारों को उनकी जेल की कोठरी से घसीटकर बाहर निकाला गया और उन्हें यह पेशकश की गई कि अगर वे मोर्चे पर 1 साल सेवा करने के लिए तैयार हों तो उन्हें आजादी मिल सकती है। इसने गंभीर और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी जंग के मैदान में भेज दिया। इसने झूठ और प्रचार से भरे नए सैन्य प्रचार अभियान शुरू किए, जिनका मकसद संघर्ष कर रहे छात्रों को युद्ध में भेजने के लिए बहकाना था। उन्हें बताया गया कि यह बिल्कुल वीडियो गेम खेलने जैसा होगा और वादा किया गया कि वे मोर्चे से दूर सुरक्षित सेवा कर सकते हैं। इसने स्कूलों और व्यवसायों को छात्रों और कर्मचारियों को ढूंढकर उनसे सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर करवाने के आदेश देने शुरू किए। इसने अपनी सीमाओं के बाहर भी जाकर अफ्रीका भर में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हजारों अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों को ऐसे युद्ध में झोंक दिया जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था और उन्हें ऐसे देश के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ी जो उनकी परवाह नहीं करता। मैदान जंग में भी रूसी कमांडर अपने अधीन सैनिकों के साथ और भी निर्दयी और क्रूर हो गए। जो भी सैनिक जरा सा भी भागने की चाह का संकेत देता, उसे वे यातना देते, पीटते और शोषण करते। लेकिन इन सब के बावजूद भी हताहतों की संख्या को रोकना और रूसी सेना को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सिकुड़ने से रोकना संभव नहीं हो पाया। आंकड़े इसका सबूत है। दिसंबर 2025 में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूस ने आधिकारिक तौर पर जितने सैनिक भर्ती किए या जुटाए, उससे ज्यादा सैनिक खो दिए। जहां 22,000 नए सैनिक भर्ती या लांबन किए गए, वहीं 30,000 से अधिक सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि हुई। आशावादियों को उम्मीद थी कि यह किसी खास चीज की शुरुआत है। निराशावादी मानते थे कि यह केवल एक बार की घटना है, जश्न लायक जरूर है, लेकिन इसका लंबी अवधि में खास असर नहीं होगा। फिर आया जनवरी 2026 और वही चीज दोबारा हुई। और फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी वही हुआ। 5 महीनों तक रूस की हताहत दर भर्ती दर से अधिक रही। ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये एक प्रवृत्ति बन गई थी। और अब ये एक ऐसी प्रवृत्ति बनती जा रही है जिसका रूस के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसकी भर्ती रणनीतियां पर्याप्त परिणाम देने में विफल हो रही हैं और उसकी युद्ध क्षेत्र की रणनीतियां लगातार भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। वास्तव में फरवरी 2026 में आक्रमण की चौथी वर्षगांठ पर द इकोनॉमिस्ट ने रूसी हताहतों का अपना विश्लेषण प्रकाशित किया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि देश ने पिछले 12 महीनों में उतने ही नुकसान झेले हैं जितने उसने युद्ध के पहले 3 वर्षों में मिलाकर झेले थे। दूसरे शब्दों में कहे तो जैसे ही भर्ती घटने लगी है, वैसे ही नुकसान आसमान छूने लगे हैं। यह क्रेमलिन के लिए तबाही है और कुछ अनुमानों के अनुसार रोज लगभग 1000 रूसी सैनिक मारे, घायल या पकड़े जाते हैं, जिससे सेना युद्ध के दौरान कमजोर और छोटी होती जाएगी। देश के हताहतों की तुलना यूक्रेन के हताहतों से करें तो पुतिन के लिए तस्वीर और डरावनी हो जाती है। शुरुआत में यूक्रेन ने गंभीर नुकसान झेले थे। शुरुआती महीनों में कीव की सेनाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि वे रूस के आक्रमण की ताकत और क्रूरता से जूझने की कोशिश कर रहे थे। कई दिशाओं से हमलों के बीच यूक्रेन के सैनिकों और बहादुर नागरिक स्वयंसेवकों को स्थिति संभालना मुश्किल हुआ। 2023 में देश की असफल जवाबी आक्रमण से कई सैनिक मारे गए और घायल हुए, जो एक बड़ा निचला दौर था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, यूक्रेन ने अपने नुकसान सीमित करने के तरीके खोजे। यह ज्यादा ड्रोन युद्ध पर निर्भर हो गया। इसे अपने पश्चिमी सहयोगियों से हालात बदल देने वाली मदद मिली और इसके कमांडरों ने उसी के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव किया, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया और सैनिकों को केवल तोप का चारा समझने वाली क्रेमलिन की रणनीति की नकल करने से इनकार कर दिया। नतीजतन युद्ध के अंतिम चरणों में यूक्रेन के लिए हालात बेहतर हुए हैं और हर महीने हताहतों की संख्या घटी है। दोनों देशों ने बिल्कुल अलग रास्ते चुने हैं। यूक्रेन की युद्ध में शुरुआत कमजोर थी, लेकिन वह बाद में सुधरा। रूस ने अच्छी शुरुआत की, फिर उसमें गिरावट आई। तो इस सब का युद्ध के अगले चरण के लिए क्या मतलब है? इससे पहले कि हम उसमें जाएं, और भी बहुत कुछ है जो आपको यहाँ मिलेगा।
तो अगर आपको द मिलिट्री शो से कुछ फायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी गंभीर क्षति और भर्ती की चुनौतियों के कारण कई नेता समझेंगे कि अब अहंकार छोड़कर या तो युद्ध विराम, वार्ता शुरू करने या अपने सैन्य लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने का समय है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ऐसा नहीं करते। कई रिपोर्टों और क्रेमलिन के अधिकारियों के अनुसार, जिन्होंने गुमनाम रूप से पश्चिमी पत्रकारों से बात की, रूसी राष्ट्रपति अभी भी डोनबास पर कब्जा और युद्ध जारी रखने के फैसले पर अड़े हैं। एक अधिकारी ने तो यहां तक दावा किया कि वे पुतिन पर दबाव बना रहे हैं कि वे बस युद्ध को समाप्त कर दें और अब तक जो क्षेत्र हासिल हुआ है उसी को स्वीकार कर ले। उनके अनुसार पुतिन बार बार कहते हैं कि वे समझौता नहीं कर सकते। पुतिन को तो यहां तक लगता है कि डोनबास को पूरी तरह से शरद ऋतु तक कब्जा किया जा सकता है। हालांकि आंकड़े कुछ और ही बताते हैं, क्योंकि रूसी सेना न सिर्फ बड़ी संख्या में अपने सैनिक खो रही है, बल्कि तेजी से इलाका कब्जा करने में भी उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, युद्ध अध्ययन संस्थान के आंकड़ों के अनुसार रूसी सेना ने 2026 में अब तक लगभग 220 वर्ग किलोमीटर 85 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा किया है। ये सिएटल शहर के क्षेत्रफल जितना है। इसके जवाब में यूक्रेन ने लगभग 189 वर्ग किलोमीटर 73 वर्ग मील क्षेत्र फिर से हासिल कर लिया है। इससे रूस को 2026 में सिर्फ 31 वर्ग किलोमीटर या 12 वर्ग मील का फायदा होगा, जो लगभग कुछ भी नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि रूस ने कुछ नहीं के लिए भारी कीमत चुकाई। अनुमान है कि इस साल डोनबास क्षेत्र में हासिल किए गए हर वर्ग किलोमीटर के लिए 300 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे या गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और मौतों की संख्या वास्तव में घायलों की संख्या से कहीं अधिक होती जा रही है। ये क्रेमलिन के लिए बेहद बुरी खबर है। असल में ये लगभग अभूतपूर्व है। आधुनिक युद्धों में आमतौर पर हताहतों में अधिकतर घायल सैनिक होते हैं। सटीक रूप से कहे तो हर एक सैनिक के मारे जाने पर आमतौर पर 3 सैनिक घायल होते हैं। कुछ मामलों में ये अनुपात और भी अधिक होता है, जैसे इराक में अमेरिका को हर मौत पर लगभग 7 सैनिक घायल हुए, यानी ज़्यादातर हताहत मौत नहीं बल्कि चोटें थीं, और कई घायल सैनिक ठीक होकर परिवार लौटे। रूस में ये अनुपात उल्टा है। कई वर्षों तक बेहिसाब जनहानि वाली रणनीतियों के कारण देश को औसत से ज्यादा मौतें और हर रूसी सैनिक की मौत पर 2 घायल झेलने पड़े। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस को हर एक घायल के मुकाबले 2 मौतें हो रही हैं। यूक्रेनी सूत्रों के अनुसार रूस के कुल हताहतों में 62% मौतें और 38% घायल हैं। ये आधुनिक इतिहास में मृतकों और घायलों के सबसे घातक अनुपातों में से एक है। यूक्रेनी अधिकारी अपने एजेंडे के मुताबिक आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं या उसी के अनुकूल आंकड़े चुन सकते हैं, लेकिन अब उनके दावों के समर्थन में ठोस सबूत सामने आ रहे हैं और सब कुछ ड्रोन पर केंद्रित है। रूस यूक्रेन युद्ध अब मुख्यतः ड्रोन युद्ध बन गया है। फ्रंट लाइन पूरी तरह UAV यानी बिना पायलट हवाई वाहनों से भरी है। वे आसमान में उड़ते हैं, जमीन पर जीवन के किसी भी संकेत को स्कैन करते हैं और फिर सटीकता और बेखौफी के साथ किसी भी दुश्मन के लक्ष्य पर हमला करते हैं। और वे सिर्फ फ्रंटलाइन पर ही नहीं बल्कि उसके दोनों ओर कई मील तक काम करते हैं। रूसी सैनिकों के लिए फ्रंट लाइन तक सही सलामत पहुंचना अब किस्मत का खेल बन गया है। जो कुछ गिने चुने खुशकिस्मत वहां पहुंच भी जाते हैं, उनके लिए और भी ड्रोन बस उन्हें मार गिराने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। कई लोग कामिकाज़े ड्रोन धमाकों में तुरंत मारे जाते हैं। किसी तरह वही लोग खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जो लोग घायल होते हैं वे अक्सर नो मैन्स लैंड में फंसे रह जाते हैं, अपनी चोटों से धीरे धीरे खून बहाते हुए। न तो उनकी मदद हो पाती है और न ही उन्हें वहां से निकाला जा सकता है, क्योंकि रूसी मेडिकल स्टाफ को भी उन्हीं खतरनाक इलाकों से होकर गुजरना पड़ता है और उन्हें भी ड्रोन के झुंडों से बचना पड़ता है, सिर्फ इतना करीब पहुंचने के लिए कि वे अपने घायल साथियों की कोई भी मदद कर सके। जैसा कि फिलिप्स ओब्रायन, जो कि सेंट एंड्रयूस विश्वविद्यालय में स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रोफेसर और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रमुख हैं, वे बताते हैं, अगर यूक्रेनी अब हर एक घायल रूसी सैनिक के मुकाबले 2 रूसी सैनिकों को मार रहे हैं तो यह युद्ध में एक उल्लेखनीय बात होगी। मुझे यह असंभव नहीं लगता, क्योंकि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन की सटीकता और युद्ध का मैदान घायल सैनिकों को निकालना मुश्किल बना देता है।
ये समस्या सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। यूक्रेन को मोर्चे पर दुश्मन ड्रोन से निपटना होता है। उसे यह भी चिंता रहती है कि घायल सैनिकों को कैसे निकाला जाए बिना और ज्यादा जान जोखिम में डाले। रूस अपनी जिद्दी रणनीतियों पर अड़ा रहता है और सैनिकों को मांस के टुकड़ों जैसा मानता है, जबकि यूक्रेन ने खुद को ढाल लिया है। उसने अपनी चुनौतियों का हल निकालने के लिए और भी समझदारी और प्रभावी तरीके खोजे हैं, जैसे कि मानव रहित जमीनी वाहनों का इस्तेमाल करके घायल सैनिकों को निकालने में मदद करना। यूक्रेन भी ड्रोन की दौड़ में रूस से आगे निकल गया है। उसने यूएवी का एक ज्यादा विविध और प्रभावशाली शस्त्रागार विकसित किया है ताकि वह अपने विरोधी को चकमा दे सके और उस पर भारी पड़ सके। यही दोनों पक्षों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। रूस समस्याओं को देखता तो है, लेकिन वास्तव में उनके समाधान नहीं खोजता। वह बस और ज्यादा लोगों को झोंक देता है और उम्मीद करता है कि समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। यूक्रेन समस्याओं को देखता है और उन्हें ठीक करने के तरीके खोजता है। वह कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा सुधार के रास्ते तलाशता है, अधिक कुशल बनने और अपने नुकसान को कम करने की कोशिश करता है। और इसका मतलब आगे बढ़ते हुए ये है कि 2026 में अब तक जो रुझान हमने देखे हैं वे आगे भी जारी रहने की संभावना है। रूस हर महीने 30,000 से अधिक सैनिकों को खोता रहेगा। असल में यूक्रेन के सैन्य नेता इस संख्या को और भी बढ़ाने के लिए उत्सुक है। साल के अंत तक इसे 40,000 या यहां तक कि 50,000 तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे लक्ष्य के करीब आते हैं तो यह क्रेमलिन के लिए विनाशकारी होगा। रूस को निश्चित रूप से अपनी हताहतों की भरपाई के लिए जितनी संख्या में सैनिकों की जरूरत है, उन्हें भर्ती करने में लगातार मुश्किलें आती रहेंगी और यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है। युद्ध की शुरुआत में रूसी जनता को धोखा देना आसान था, लेकिन 4 साल और कई असफलताओं के बाद अब कई लोग क्रेमलिन के झूठ को पहचान सकते हैं। उन्हें पता है कि युद्ध आपदा बन चुका है और कई इसमें शामिल नहीं होना चाहते। यहां तक कि जो लोग भर्ती भी होते हैं वे भी सबसे बेहतरीन नहीं होते। अक्सर ये लोग अल्पसंख्यक समुदायों से होते हैं जिन पर लड़ने का दबाव था, बीमार लोग या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। दूसरे देशों के लोग भी हैं जो रूसी भाषा का एक शब्द भी नहीं जानते, या वे लोग जो महसूस करते हैं कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा, लेकिन जिनके पास सैन्य अनुभव या प्रशिक्षण बिल्कुल नहीं है। जब वे यूक्रेन पहुंचते हैं तो अधिकांश मारे जाते हैं और वे पहले मारे गए लाखों देशवासियों में शामिल हो जाते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि रूसी सेना धीरे धीरे छोटी और कमजोर होती जाएगी और पुतिन के पास इस गिरावट को रोकने का कोई तरीका नहीं है सिवाय किसी बड़े पैमाने पर लामबंदी के, जिस पर जनता का जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ेगा। पुतिन की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। ऐसे में वे जनता के गुस्से को और ज्यादा झेलने का जोखिम नहीं उठा सकते, जिससे वे एक मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं है। जैसे जैसे सेना कमजोर होती जाएगी, उसकी प्रगति सबसे अधिक संभावना है कि मोर्चे पर ठहर जाएगी और रुक जाएगी, जहां हजारों जाने गंवाने के बदले में केवल छोटे छोटे इलाकों पर ही कब्जा हो पाएगा। यह स्थिति यूक्रेनी सेना के लिए अवसर बना सकती है जिनका वे लाभ उठा सकते हैं। जैसे जैसे दुश्मन कमजोर होगा, यूक्रेनी सेनाओं के लिए और अधिक इलाकों पर फिर से कब्जा करना आसान हो सकता है, जिससे रूसी सेना पीछे हटेगी और पुतिन की साल के अंत तक पूरे डोनबास पर कब्जा करने की उम्मीदें टूट जाएंगी। साथ ही यह ध्यान देना भी जरूरी है कि यूक्रेन के सामने भी अपनी समस्याएं हैं। लॉरेंस फ्रीडमैन, किंग्स कॉलेज लंदन के युद्ध अध्ययन प्रोफेसर ने कहा, रूस की समस्याएं बढ़ रही है, लेकिन यूक्रेन को भी गंभीर चुनौतियां हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या कीव की लगातार यह असमर्थता है कि वह पर्याप्त सैनिकों की भर्ती नहीं कर पा रहा है, जिससे मोर्चा अपेक्षाकृत ढीला और आसानी से भेदा जा सकने वाला बना हुआ है, जिसकी निगरानी मुख्य रूप से ड्रोन द्वारा की जा रही है। दोनों पक्ष भर्ती में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और यूक्रेन को जरूरी सैनिक न मिलने पर मोर्चे पर बढ़त पाना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर इस समय रूस को यूक्रेन से अधिक और बड़ी समस्याएं हैं। उसके नुकसान बड़े हैं, प्रगति धीमी है, अर्थव्यवस्था संकट में है, नेतृत्व में उथल पुथल है और सहयोगी छोड़ चुके हैं। पूरे मामले के जिम्मेदार पुतिन वास्तविकता से लगातार कटे दिखते हैं। उसके 5 लाख लोग पहले ही मर चुके हैं और ऐसा लगता है कि उसे लाखों और लोगों की बलि देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। अब सवाल है
कि बाकी रूस इसे कब तक सहन करेगा। इस वीडियो में बताया गया है कि युद्ध यूक्रेन के पक्ष में कैसे बदल रहा है, खासतौर पर कीव के नोवरोसियस्क नौसैनिक अड्डे पर हालिया सफल हमले के जरिए। या इस वीडियो को देखें ताकि आप जान सके कि यूक्रेन ने रूसी खुफिया एजेंसी के अड्डे का पता कैसे लगाया और उसे खत्म कर दिया, जिसमें अधिकतम 100 दुश्मन सैनिकों और अधिकारियों को मार गिराया गया। ऐसे कंटेंट के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।